अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। मैं हूं फरियाल गुल अब्बासी। नाज़रीन, 27 नवंबर को खान साहब ने जब फैजाबाद जलसे में असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने हुकूमत वक्त को एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम दिया कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करें। लेकिन जब उन्हें ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दिया तो 23 दिसंबर को इमरान खान साहब ने अपनी दोनों असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर रखा है। और इस बीच सियासत जो जोड़ तोड़ की सियासत है और जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत तेजी दिखाई दी, बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दी। जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी पंजाब में डेरे जमाए रखे हुए हैं। अब इस सब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसमें हमें एक बहुत तवील अरसे से एक आईनी बहरान दिखाई दे रहा है। और अब हम किस करवट ये ऊंट बैठेगा और अब हम किस तरफ जा रहे हैं, मामला किस तरफ बढ़ेंगे? क्या असम्बली तहलील होगी या हुकूमत का इकदाम सिर्फ ये जो रातों रात एक उजलत में गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान की जानिब से परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, क्या ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या वाकई असम्बली तहलील हो जाएगी अपनी मुकर्ररा तारीख पे? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब मौजूद हैं। उनसे उनकी राय मालूम करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी थैंक यू सर। नंबर गेम आपके सामने है, आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? और अभी लास्ट जब बीच में चल रहा है तो एतमाद का वोट लेने का कहना, ये सब कुछ ये हम किस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं? सिचुएशन कहाँ जाएगी? देखें, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक जो सिस्टम है उसके मुताबिक है कि कौन सी पार्टी किसके साथ चलती है, और दूसरा इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है कि जिससे अगर जो चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली को डिसॉल्व किस तरह कर सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह पेश की जा सकती है, और अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस किस तरह है। पहले तो ये है कि जो आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक सिस्टम चलता है, उसके अंदर ये है कि जब भी कोई इलेक्शंस होंगे और उसके 21 दिन के अंदर असेंबली का सेशन होगा। असेंबली के सेशन के बाद जो सबसे पहला एजेंडा आइटम होगा आफ्टर द ओथ टेकिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो अगला एजेंडा होगा वो होगा कि लीडर ऑफ द हाउस उसका कौन होगा। और लीडर ऑफ द हाउस के लिए चाहे जो भी असेंबली हो चारों प्रोविंसेस के अंदर, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का बनना जरूरी है कि वो मेजॉरिटी उस हाउस की ले। और पंजाब के अंदर 186 जो है वो मेजॉरिटी है कि अगर किसी के पास 186 नंबर है तो वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसके बाद ये है कि अगर गवर्नर या जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं वो दोनों जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन मूव कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि 20% जो आपकी टोटल मेंबरशिप है उसके मेंबर्स जो हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा उसके अंदर ऑप्शन ये है कि जो गवर्नर है अगर वो ये समझता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी का जो ट्रस्ट है उसको इस वक्त एतमाद हासिल नहीं है, तो वो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ ट्रस्ट के लिए कह सकता है, जिसके अंदर पंजाब के अंदर दोनों चीजें जो है वो सामने आई हैं। ठीक है। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आर्टिकल 62 और 63 पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा क्लैरिफाइड ऑर्डर हमने देखा है पिछले महीनों, ठीक है, आ गया है। इस टाइम क्या आईनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑपोजिशन के पास? मतलब उन्होंने किस बेसिस पे ये जो तहरीक अदम एतमाद है या तहरीक एतमाद को जो है पास किया है? क्योंकि नंबर गेम में तो आप खुद भी बता चुके हैं और हम सब जानते हैं कि नंबर गेम में इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अलाइज जो है वो आगे हैं। सो क्या ऑप्शंस हैं जिससे वो असेंबली तहलील होने को रोक सकते हैं? कौन से आईनी ऑप्शंस उनके पास है? ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स? देखें, अप्रैल 2022 से जब से हमारे मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट चेंज का एक आया है और एक पार्टी की जगह एक कोलिशन गवर्नमेंट की जगह दूसरी कोलिशन गवर्नमेंट आई है इस मुल्क के अंदर, उससे ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो इस वक्त पंजाब के अंदर आया है कि आपने ये देखा कि पहले एक गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आए, फिर उन्हें हटाया गया, फिर उसकी जगह दूसरे आए, फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन की उसके मुताबिक जो है वो रिजल्ट्स जो है वो जो इस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो सामने आए। तो 63A की इंटरप्रिटेशन के होते हुए ये बड़ी बात वाज़ेह है इस चीज के अंदर कि कोई ऐसा शख्स अगर वो जो पार्टी है पार्लिमानी पार्टी है
उसकी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करके दूसरी साइड पे वोट करता फ्लोर है, क्रॉसिंग करेगा, फ्लोर क्रॉसिंग करता है या उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो उसका वोट काउंट नहीं किया होगा, जाएगा। बिल्कुल। और अगर उसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसके वोट की हैसियत कोई नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर पार्लियामानी पार्टी जो है उसका लीडर या मेजॉरिटी पार्टी मिलके फैसला करते हैं कि हमने इस शख्स के खिलाफ जाना है, बिल्कुल। तो उसका इफेक्ट जो है वो उस चीज के अंदर आएगा और वो वोट काउंट भी होगा। अब पंजाब के अंदर जो इस वक्त सारी सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि इस वक्त जो PMLQ है उसके 10 मेंबर्स हैं और उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है। बाकी PTI के और जो PMLN या उसकी अलाइड पार्टीज हैं उनके पास 186 का मैजिक नंबर अवेलेबल नहीं है। अब अगर PTI का जब ये सिस्टम चल रहा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसके अंदर जिस तरह जो सबसे पहले चीज आई है कि गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 130 के तहत चीफ मिनिस्टर को कहा है कि वोट ऑफ ट्रस्ट लें और उसकी उन्होंने कल डेट रखी है। तो एक तो उसके अंदर 186 का नंबर जो है वो पूरा करना चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है उसके अंदर ये है कि ऑपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि 186 का नंबर जो है वो पूरा करें, जिस तरह उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर 173। अच्छा सर, इसी बात को आपकी आगे लिए चलते मैं अगला सवाल करती हूँ। जैसे चौधरी परवेज इलाही के बारे में इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कोई एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं ले सकते, ठीक है, वो उनके प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस टाइम एक ही ऑप्शन है जो अपोजिशन के पास है, या अगर एस्टैब्लिशमेंट प्रेशराइज कर भी रही है चौधरी परवेज इलाही साहब को, कि जो क्या मैं पूछना चाह रही हूँ कि आईनी तौर पे ऑप्शन अवेलेबल है कि जो काफ लीग के अरकान है वो इस पूरे इजलास से जहां पे एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही ले, वो उस इजलास को ही स्किप कर दें, यानी उसको अटेंड ना करें, वहां अपनी हाजिरी ना शो करें। ये आईनी ऑप्शन मौजूद है काफ लीग के पास? देखें, उसके अंदर ये है कि अगर ये पार्लियामानी पार्टी ये फैसला करती है कि हमने इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं लेना और उसकी मेजॉरिटी लेती है, तो उसका भी जो रिजल्ट इफेक्टिव ये निकलेगा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो ट्रस्ट जो है, जो हाउस का ट्रस्ट है वो नहीं ले सकेगा और ऑटोमेटिकली गवर्नर जो है फिर एक नया सेशन बुलाएगा और उसके अंदर ये कहेगा कि जी इसका दोबारा इलेक्शन करवाया जाए और उस इलेक्शन के अंदर जो भी शख्स जो है वो हाउस की मेजॉरिटी लेगा वो उसके अंदर हाउस का चीफ मिनिस्टर या लीडर ऑफ द हाउस बनेगा। और अगर कोई शख्स जो है वो मेजॉरिटी नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली जो है वो असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ चली जाएगी। लेकिन दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि अगर वोट ऑफ ट्रस्ट जो है वो सक्सीड कर जाता है, चीफ मिनिस्टर ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका इफेक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे भी आएगा। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होगा कि या वो मोशन जो है विड्रॉ कर ली जाएगी, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर कोई वोट ऑफ नो ट्रस्ट मूव होता है तो उसको 3 दिन से पहले टेबल नहीं किया जा सकता और 7 दिन से पहले उसको टेबल करना जरूरी है। तो अगर आप देखें कि कल जिस तरह चीफ गवर्नर ने आर्टिकल 130 के अंदर एक अपना ऑर्डर या अपना कंसर्न्स या अपनी जो एक लेटर कन्वे किया टू द चीफ मिनिस्टर और कल उन्होंने इसकी डेट रखी है, तो इसका मतलब ये है कि कल ही उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव की है। अगर कल वोट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर सक्सीड कर जाते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की नौबत नहीं आएगी और या वो असेंबली के अंदर उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा या अगर उसके ऊपर मोशन भी आता है तो अपोजिशन उस चीज को फेल हो जाएगी करने के अंदर और फिर वही होगा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो 112 आर्टिकल के अंदर जो है वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं और गवर्नर उस एडवाइस के आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो है उस चीज के पाबंद है। और अगर वो उस चीज को नहीं करते, एडवाइस को ऑनर नहीं करते, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 48 घंटे के अंदर गुजरने के बाद वो असेंबली जो है वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी और फिर उसका अगला जो है पैटर्न जो है वो स्टार्ट होगा कि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है और उसके लिए जरूरी जो है जो आर्टिकल 224A के अंदर ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो अगर किसी नाम के ऊपर एग्री नहीं होते 3 दिन के अंदर अंदर, तो फिर ये मामला जो है वो स्पीकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसमें दोनों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो हाउस के लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से लोग नॉमिनेट आएंगे उस कमेटी के अंदर, यानी कि ट्रेजरी और ऑपोजिशन की तरफ से। और अगर फिर वो 3 दिन के अंदर इस चीज पे एग्री नहीं होते तो फिर मामला जो है जो नॉमिनेशंस दी होंगी चीफ मिनिस्टर्स ने या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कमेटी से होते हुए वो जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उसको नॉमिनेट करेगा। और आपने देखा है कि जब पिछले असेंबली का टेन्योर मुकम्मल हुआ था तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का भी जो नॉमिनेशन थी वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी
और इसी तरह जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे उसकी भी जो नॉमिनेशन थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी, और केपीके के भी अंदर भी जो नॉमिनेशन थी वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जा रहे हैं उसके अंदर पॉलिटिकल डायलॉग न होने की वजह से ये सारा क्राइसिस जो है वो दिन ब दिन एक्सेलरेट करेगा, और ना सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से जिस तरह हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आएगी, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अल्टीमेट जो है वो हमारे कंट्री के शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और इसी चीज को हम कंक्लूड करते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम मुख्तलिफ हल्कों में ये सेंस और सैनिटी प्रिवेल करे कि जल्द से जल्द सबसे बड़े सूबे को और इवन पूरे मुल्क को कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान करके इस माशी और ये जो आईनी बहरान है इस कैफियत से निकाला जाए। मिलते हैं अगली बार एक नए मेहमान के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।